of a parameter in the form of interval, ठीक, with certain probability. The estimate of the parameter in the form of interval with certain probability that will be known as the confidence interval. यदि एक लाइन में डिफाइन करने को कहा जाए तो यही है कि एक पैरामीटर का एक एस्टीमेट है, एक नहीं, पैरामीटर का एस्टीमेट है किस फॉर्म में, इंटरवल के फॉर्म में, और विद सर्टेन प्रोबेबिलिटी, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी, निश्चित प्रोबेबिलिटी होती है, उस प्रोबेबिलिटी के साथ जब डिफाइंड हो इंटरवल तो उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। और जो प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है, पैरामीटर का एस्टीमेट है इंटरवल के फॉर्म में, और वो जो इंटरवल है उसके होने की एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी होती है, और वही आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल कहलाता है। और जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपका कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट है। समझ में आया ना? तो मोटे तौर पर एक एस्टीमेट है, एक पॉइंट का एक वैल्यू ना होकर एक इंटरवल में उसकी वैल्यू का एस्टीमेट निकालते हैं, किसका, पैरामीटर का। अब हम लोग दो ही पढ़े थे, कौन कौन सा, म्यू का पढ़े थे, म्यू का ही पढ़े थे, बल्कि दो फॉर्म में पढ़े थे, एक बार सिग्मा स्क्वायर अननोन है, एक बार सिग्मा स्क्वायर नोन, ठीक है ना। और एजम्पशन क्या था कि जो हमारा सैंपल लिया गया है वो नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया जाए, और नॉर्मल पॉपुलेशन में दो पैरामीटर्स होते हैं, म्यू और सिग्मा स्क्वायर। इसमें एक बार माना कि सिग्मा स्क्वायर नोन है तो हम म्यू का एस्टीमेट निकाले, एक बार माना कि सिग्मा स्क्वायर अननोन है तब उसके अकॉर्डिंगली हमने एक इंटरवल में एस्टीमेट निकाला। तो उसी को हम लोगों ने बताया कि ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है, किसके लिए, मीन के। सिग्मा स्क्वायर का आपके कोर्स में ज़्यादातर है नहीं, क्योंकि जो टी और जेड दिया है उसके आधार पर केवल और म्यू का ही हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें आ जाएगा एफ आ जाएगा, काई स्क्वायर आ जाएगा, तो आप लोग उतना नहीं जानोगे। सिग्मा स्क्वायर का भी निकाला जाता है जब म्यू नोन होता है या म्यू अननोन होता है, दोनों केस में निकाला जाता है। लेकिन सिग्मा स्क्वायर का निकालने के लिए आपके कोर्स में नहीं आएगा, क्योंकि टी और जेड की डिफिनीशन दी गई कि उसी को बताना है। आपको काई स्क्वायर दिया नहीं गया, इसलिए काई स्क्वायर रहता तब हम निकालते उसके लिए, ठीक है। इंटरवल समझ में आ गया ना ये। और ये जब भी जो भी वैल्यूज जो इंटरवल के फॉर्म में आएंगी, नोन वैल्यूज होंगी, सैंपल वैल्यूज के फॉर्म में होगा, और सैंपल वैल्यूज क्या होती हैं, नोन होती है। और कुछ प्रोबेबिलिटी टेबुलेटेड फॉर्म में प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जैसे जेड अल्फा बाई 2, जेड अल्फा, ये क्या है, टेबुलेटेड वैल्यू है, ठीक है ना। एक टेबल में आपको दिया गया होगा, आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखेंगे आपके गूगल में आ जाएगा, पीस डिस्ट्रीब्यूशन का आप टेबल देखेंगे गूगल में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो टेबुलेटेड वैल्यू जनरली जहाँ भी आपको दिया जाएगा तो मेंशन किया जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा टेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये क्लियर हो गया। हाँ, पैरामीट्रिक टेस्ट का मतलब होता है जब हम पैरामीटर का टेस्ट करते हैं, वो जब अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पैरामीट्रिक टेस्ट ही है, पैरामीटर का ही टेस्ट। हमने बताया ना कि जो भी हम लोग एस्टिमेशन करते हैं या टेस्ट करते हैं, किसका करते हैं, पैरामीटर का। एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर्स होते हैं जो कि अननोन होते हैं, और उस अननोन पैरामीटर का हम लोग एस्टिमेशन करते हैं, और उस एस्टिमेशन करने के बाद उसको हम लोग टेस्ट करते हैं कि उसके हिसाब से ये सही है या गलत है। जो भी हमारा एस्टिमेट आया है वो उसके हिसाब से ये सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। या कभी कभी एस्टिमेट नहीं दिया गया, कोई चीज़ क्लेम की गई है, तो उस क्लेम को ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन हम लोग टेस्ट करते हैं कि जो क्लेम है वो सैंपल ऑब्जर्वेशन के आधार पर वो एक्सेप्टेबल है या उसको रिजेक्ट कर दिया जाए क्लेम को, ठीक है। तो हर जगह जैसे कोई भी मैन्युफैक्चर्ड कंपनीज हैं वो एक क्लेम करती है, जैसे कहा गया कि भाई जो फ़ैन बना रही है वो कहा गया कि भाई फ़ैन जो है
8000 घंटे हमारा कंटिन्यूस चलाएं तो फैन खराब नहीं होगा। तो ये क्लेम किया, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने की। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से कुछ लेना पड़ेगा और टेस्टिंग करनी पड़ेगी, उतने घंटे चला के देखना पड़ेगा उसमें से कितने ऐसे फ़ैन हैं ख़राब हो जा रहे हैं, कितने ऐसे फ़ैन हैं जो ख़राब नहीं होते हैं। उसके बाद हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स में जो प्रोसीजर बताए गए हैं, उसी प्रोसीजर के हिसाब से टेस्ट करने के बाद कंक्लूड करेंगे कि जो इन्होंने क्लेम किया है वह क्लेम सही है या वह क्लेम गलत है। लेकिन वो जो प्रोसीजर है, बिना प्रोसीजर को फॉलो किए हम लोग नहीं कह सकते। आपके सैंपल के आधार पर तुरंत आप डिसीजन नहीं निकाल सकते। वो क्लेम किए सैंपल में ये आ रहा है, उस क्लेम को प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद जब बनेगा कि उसको रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, तब आप कहेंगे कि हाँ इस क्लेम को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या इस क्लेम को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में मेनली हमारा यही काम होता है कि जो क्लेम होता है और वो क्लेम जो होगा तो उसमें माना जाएगा कि ये जो हमारा एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर होगा उस फॉर्म में हम उसको टेस्ट करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ मान ली गई, जैसे मान लिया जाए कि ऑन एवरेज वेट आपका 69 kg या 65 kg है, स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट 25 से 35 के बीच में है, उनका जो वेट है 69 kg के या 65 kg है, ठीक है। तो ये 65 kg हमारा क्लेम हुआ, हमने हाइपोथेसाइज किया, हमारा स्टेटमेंट है, ठीक। अब हम मानेंगे कि भाई ये जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो मीन नॉर्मल में क्या होता है, म्यू होता है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है। अब उसके आधार पर सैंपल लेकर हम टेस्ट करेंगे, मीन की वैल्यू मानेंगे कि 65 kg है, ठीक है ना, वो मान कर चलेंगे। अब उसके आधार पर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनेगा, उसके आधार पर क्लेम करेंगे तो रिजेक्ट करेंगे या हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। जब हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी तो हम कहेंगे जो क्लेम किया गया एवरेज वेट जो बताया गया वो एवरेज वेट सही है, और यदि रिजेक्ट हो जाएगी तो कहेंगे नहीं ये क्लेम गलत है, ठीक है ना। लेकिन गलत और सही होने के जो बताया कि मानक है कि उसमें 5% के मान के चलते हैं कि ये गलत हो सकता है हमारे क्लेम टेस्ट करने में भी। तो इसमें सबसे पहला हमारा है टेस्ट कंसर्निंग मीन्स, मीन्स का ही हम लोग करेंगे, आसान है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। टेस्ट कंसर्निंग मीन्स का मतलब है कि मीन के बारे में ही हमें टेस्ट करना, मीन का ही हमारा हाइपोथेसिस होगा, ठीक। अब मान लिया जाए कि हमें टेस्ट करना है, सपोज दैट वी वांट टू टेस्ट ए नल हाइपोथेसिस, एक नल हाइपोथेसिस को हमें टेस्ट करना है। वो नल हाइपोथेसिस है H नॉट, दैट इज म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट अगेंस्ट एनी वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स। ये नल हाइपोथेसिस हो गई, ये हमें टेस्ट करना है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका उसके अगेंस्ट में जो है वर्सेस करके लिखते हैं, यह है H1 दैट इज म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, या म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, या म्यू इज देन। On the basis of a sample observations of size and taken from a normal population with mean mu and variance known variance sigma square, ठीक है ना। एक नल हाइपोथेसिस टेस्ट करना है कि म्यू की वैल्यू म्यू नॉट के बराबर है कि नहीं। म्यू नॉट एक गिवन वैल्यू है, नोन वैल्यू। म्यू नॉट क्या है, नोन है। म्यू क्या है, मीन है, ठीक है ना, मीन है। अब ये टेस्ट करना है कि ये है सही है कि नहीं है, और अल्टरनेटिव जो बन रहा है, अल्टरनेटिव में जो बना वो बन गया H1 दैट इज म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, मतलब म्यू नॉट के बराबर नहीं है, अल्टरनेटिव एक ये हुआ, या म्यू इज ग्रेटर देन
म्यू नॉट दूसरा अल्टरनेटिव हुआ, या तीसरा बन सकता है म्यू इज लेस देन म्यू। तो तीनों का जो टेस्टिंग करेंगे वो अलग अलग उसके लिए रिजेक्शन रीजन बनता है। म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट है तो उसके लिए अलग रिजेक्शन रीजन होगा, और म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट है वहाँ पर अलग रिजेक्शन रीजन होगा, म्यू इज लेस देन म्यू नॉट है वो अलग रिजेक्शन होगा। ठीक है ना। तो इसी के आधार पर जो टेस्ट बनता है उसको हम लोग वन टेल्ड या टू टेल्ड टेस्ट कहते हैं। वन टेल्ड या टू टेल्ड। अब उसका थोड़ा सा ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के आधार पर डिफाइन होता है। अब जैसे पहला है पहले के आधार, पहला जो अल्टरनेटिव है उसके लिए जो रिजेक्शन रीजन बनेगा दो साइड में आएगा, टू टेल में होगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं टू टेल टेस्ट। हाँ, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट तो नल हो गया। अल्टरनेटिव जो होगा उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि वन टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है। तो म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, इसका मतलब है हाइपोथेसिस H1 कब सही होगी, जब या तो बड़ी हो या तो छोटी, और म्यू नॉट के बराबर है तो हमारा H नॉट सही हो गया, पहला वाला सही हो जाएगा। तो उसके लिए जो रिजेक्शन रीजन बनेगा, जहाँ रिजेक्ट करेंगे वो दो साइड में बनेगा, बाकी बीच वाली साइड वो क्या होती है, एक्सेप्टेंस। ठीक है ना। अब ये चीज हो गई, और इसी ये पॉइंट जो होते हैं हमने बताया था, ये पॉइंट क्या होता है आपका जेड अल्फा बाई 2, और ये पॉइंट क्या होता है माइनस जेड अल्फा बाई 2। ठीक है ना। ये दो पॉइंट होते हैं, और ये जेड अल्फा बाई 2 आप टेबल से वैल्यू देखते हो, बताएंगे कैसे आप देखते हो। वही अल्फा जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है उसका, जैसे 5% है तो 0.05 हो गया, 0.0 का आधा करेंगे तो 0.025। हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएंगे तब आपको और। तो ये एक अल्टरनेटिव पहले अल्टरनेटिव के लिए हो गया। दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन है ना। तो अब जो हमारा रिजेक्शन रीजन जो है वो अल्फा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब उसको दो पार्ट में जरूरत नहीं है डिवाइड करने की, अब वो केवल एक पार्ट में रहेगा। ग्रेटर देन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी केवल और केवल एक साइड, वो हो गया है आपका यहाँ। ये क्या क्या कहलाएगा, वन टेल, केवल एक साइड में आएगा बड़ी की वैल्यू के लिए, इसके लिए ग्रेटर के लिए, मतलब इस वैल्यू से ग्रेटर होगी तो रिजेक्ट करेंगे। ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है 0। ठीक है ना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो इसके लिए जो रिजेक्शन रीजन बनेगा ये अल्फा रिजेक्शन रीजन हो गया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे। और ये जो पॉइंट बनेगा क्या बन जाएगा, जेड आर वन टेल्ड, बट इट इज नोन एज द राइट टेल्ड टेस्ट। राइट में है इसलिए राइट टेल्ड। कभी कभी पूछा जाता है, बड़ी छोटी चीजें होती हैं, वन टेल्ड क्या होता है, टू टेल्ड क्या होता है, आप फिगर से बना के भी आप समझा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। नहीं ऐसे आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आप लिख देखिए, जब इस तरह का जो रिजेक्शन रीजन होगा उसको वन टेल्ड कहेंगे, इस तरह का होगा उसको टू टेल्ड कहेंगे, और राइट टेल्ड ये हो गया, लेफ्ट टेल्ड ये हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट जो थर्ड अल्टरनेटिव है, थर्ड अल्टरनेटिव के लिए जो हमारा ये रिजेक्शन रीजन बनेगा, अब इधर ना होकर किधर आएगा, लेफ्ट साइड। ये है ये माइनस जेड अल्फा। ठीक है ना। आप मैथमेटिक्स वाले लोग जानते हैं जैसे हम लेफ्ट साइड में और माइनस की तरफ बढ़ेंगे तो उसकी वैल्यू और क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। न्यूमेरिकल तो बढ़ेगा लेकिन माइनस साइड में न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तो छोटी वैल्यू होगी, और इधर की तरफ बढ़ेंगे तो वो
बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो माइनस जेड अल्फा जब होगा और लेफ्ट साइड में जो रिजेक्शन रीजन होगा, तब उस केस में हम कहेंगे दैट इज द वन टेल्ड टेस्ट, ठीक। वन टेल्ड टू टेस्ट क्लियर हो गया। अब इसी के आधार पर जो हमने बताया कि हमें मान लिया जाए कि एक नल हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, उसके अल्टरनेटिव ये है, और यह माना गया कि यह जो सैंपल लिया गया है वह नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया है और जिसका मीन अननोन है और वेरिएंस नोन है। वेरिएंस क्या है? नोन, ठीक है। अब उसको टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट क्राइटेरिया क्या होगा? तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारा ये हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन हो गया, ये हमारी हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन हो गया, ठीक है ना। यही फॉर्मुलेशन इसको कहते हैं। फिर क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू, ये लिखना पड़ेगा, लाइक्लीहुड रेशियो टेक्निक, एक टेक्निक होती है स्टैटिस्टिक्स में, उसके द्वारा डिराइव किया गया है। आपको केवल बस इतना वर्ड ये चीज जानना पड़ेगा, लाइक्लीहुड रेशियो टेक्निक के अनुसार, लाइक्लीहुड रेशियो टेक्निक के अनुसार आया है, बाकी उसी के हिसाब से क्राइटेरिया बनती है। उसके हिसाब से जो टेस्ट हमें करना है उसके लिए एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डिफाइन होता है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डिफाइन हो गया है आपका Z = x बार, कभी कभी स्मॉल में भी लिखा जाएगा तो उसके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा, x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर h, ठीक है ना। ये हो गया हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। म्यू नॉट क्या, अंडर एच नॉट का मतलब एच नॉट के अंतर्गत म्यू की जो वैल्यू है हम क्या रखेंगे, म्यू नॉट, ठीक है। सिग्मा नोन है, एन सैंपल साइज है और एक्स बार क्या है, सैंपल मीन। तो जेड की एक कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी, क्या आएगी, जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है ना। यही टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है, इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं और एक टेबल से वैल्यू देखते हैं, उसको हम कहते हैं टेबुलेटेड वैल्यू। दोनों को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद वो क्राइटेरिया बनाई जाती है कि रिजेक्ट कब करेंगे, एक्सेप्ट कब करेंगे, ठीक है ना। अब ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हो गया। अब वी रिजेक्ट का हाइपोथेसिस, देन क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन क्या होता है, यही रिजेक्शन रीजन होता है। Hypothesis, if mod of Z is greater than or equal to Z alpha y, ये इसके पहले के लिए है, तो पहला अल्टरनेटिव है, इसके लिए है। मॉड ऑफ जेड का मतलब जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे उसकी मॉडुलस वैल्यू, उसकी केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और पॉजिटिव वैल्यू की कंपेरिजन हम उसको करेंगे जेड अल्फा बाई 2। जेड अल्फा बाई 2 क्या है, दैट इज द टेबुलेटेड वैल्यू एट अल्फा परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। यदि ऐसा आता है तो हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, नल हाइपोथेसिस। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। तब उसको कंक्लूड क्या करेंगे कि जो हाइपोथेसिस लिया गया है या जो क्लेम किया जा रहा है वो क्लेम सही है, ठीक। अब दूसरे का जो इसके लिए
जो रिजेक्शन रीजन बनेगा या क्रिटिकल रीजन उसी को कहते हैं, या रिजेक्शन रीजन दोनों सेम होता है, या उसी को कहते हैं कि रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है क्रिटिकल रीजन में जब लाई करें या रिजेक्शन रीजन में जब वैल्यू तय करें। तो अब इस केस में जब दूसरे वाले केस में क्या बनेगा, मॉड ऑफ जेड दैट इज ग्रेटर देन जेड अल्फा। हमने बताया ये वन टेल्ड है, अल्फा बाय 2 नहीं होगा, वहां पर क्या होगा अल्फा, ठीक है ना, जेड अल्फा। ये भी टेबुलेटेड वैल्यू है, वहां पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम आधा नहीं करेंगे, ठीक। अब ये दूसरे के लिए हो गया, यदि ऐसा आता है तो दूसरे अल्टरनेटिव के लिए। तीसरा अल्टरनेटिव जो आपका ये है, इसके लिए कब रिजेक्ट करेंगे, जब जेड की वैल्यू लेस देन माइनस जेड अल्फा। जो जेड की कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू माइनस जेड अल्फा से यदि छोटी आती है तब हम रिजेक्ट करेंगे। ये तीसरे अल्टरनेटिव, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है, हम छोटी होने के लिए निकाल रहे हैं ना, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू से छोटी होगी तब रिजेक्ट करेंगे, और बड़ी होने के लिए निकालेंगे तो उस पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ी होगी तब रिजेक्ट करेंगे। और जब नॉट इक्वल टू के लिए निकाल रहे हैं तो इसका मतलब दोनों साइड में एक पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ी हो या पर्टिकुलर वैल्यू से छोटी हो तब रिजेक्ट। दोनों तो निकालेंगे, पहले डज नॉट इक्वल टू, तो उसमें क्लेम होगा, क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चन में जैसे जो भी क्लेम दिया जाएगा उस क्लेम का अल्टरनेटिव आप बताओगे कि ये अल्टरनेटिव है, या कभी कभी क्लेम को अल्टरनेटिव में रख देते हैं, हम नलीफाई कर देते हैं, उनके क्लेम को नलीफाई कर दिया कि नहीं भाई आप जो कह रहे हैं सही नहीं है। जैसे मान लिया जाए हमने कह दिया कि भाई जो वेट एवरेज वेट है वो ग्रेटर देन 69 kg है, ठीक है ना, तो हम कहे नहीं ग्रेटर देन नहीं है, हम मान लिए कि 69 kg, तो नल हाइपोथेसिस क्या बन जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 69 और अल्टरनेटिव बन जाएगा म्यू इज ग्रेटर देन 60। हो गया। आप जो क्लेम करेंगे कभी कभी इस फॉर्म में आता है कि उस क्लेम को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में रख लेते हैं और क्लेम को नलीफाई करके नल हाइपोथेसिस में करते हैं। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट नलीफाई का ही आया है। इन नलिफिकेशन जब करते हैं कोई भी क्लेम, उसी को हम लोग नाम देते हैं नल हाइपोथेसिस। कोई भी क्लेम किया जाए तो जनरली ये होता है ना कि हमारा जो क्लेम है एवरेज लाइफ है इससे बड़ी होगी, इससे ज़्यादा होगा, जो भी जैसे ये जितनी कंपनीज कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं तो देती है ना लाइफ इतनी होगी, इससे ज़्यादा होगी, इससे कम नहीं होगा। गारंटी वारंटी जो दिया जाता है वो इसी आधार पर दिया जाता है कि भाई कम से कम 5 साल जैसे गारंटी दे रहा है कोई प्रोडक्ट का, इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट की लाइफ ये कम से कम 5 साल है या उससे बड़ी है। तो उनका जो क्लेम हुआ 5 साल से बड़ा का हो गया। अब उसको हम टेस्ट करेंगे सैंपल बेसिस पर कि भाई नहीं आप हम देखते हैं 5 साल ही है कि वो 5 साल से बड़ी है, तो 5 साल उसको नलीफाई कर दिया क्लेम को, तो नल हाइपोथेसिस बन गया और उनके क्लेम को अल्टरनेटिव में ले लिया। तो यदि सही होगा तो रिजेक्ट हो जाएगी हमारी हाइपोथेसिस, यदि गलत होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम आपको क्या कहा गया है, क्या टेस्ट करने के लिए, उसके हिसाब से फॉर्मुलेशन आप करेंगे। अभी हम देंगे, अभी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो समझ में आ जाएगा, बताएंगे। तो ये चीज़ बस केवल जानिए कि पैरामीटर यदि म्यू टेस्ट करना है, म्यू क्या है, मीन है किसका, नॉर्मल पॉपुलेशन का, ठीक। सिग्मा स्क्वायर जहाँ पर नोन है तो उसके लिए जो नल हाइपोथेसिस बनेगी यदि इस तरह से है कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट टेस्ट करना है। अल्टरनेटिव का 3 फॉर्म बना, उसमें से कोई भी फॉर्म यदि आपको टेस्ट करने के लिए दिया जाए तो हमारी एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनता है। वो क्या बनता है, एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, यानी द सैंपल साइज, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड म्यू इज द पॉपुलेशन मीन। अंडर नल हाइपोथेसिस जो दिया गया है वो वही मीन आप वहाँ पर रख देंगे और जो सैंपल लेंगे उसका मीन आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब उसकी जो वैल्यू आती है जनरली उसी को हम लोग कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक, कैलकुलेटेड वैल्यू, और उसको हम फिर टेबुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करते हैं, वही दैट इज मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन जेड अल्फा बाई 2। यदि ऐसा है तो रिजेक्ट कर देंगे, यदि
म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट की अल्टरनेटिव के फॉर्म में टेस्ट करना है। यदि दूसरे अल्टरनेटिव के फॉर्म में करना है तो फिर जेड इज ग्रेटर देन जेड अल्फा टेस्ट करेंगे। यदि तीसरे में करना है तो जेड इज लेस देन आर माइनस जेड अल्फा। ये है बस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स या टेस्ट का ये एक सबसे सिंपल जो फॉर्मूलेशन है, सिंपल जो कॉन्सेप्ट है उसका ये है। एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगा, एक टेस्ट क्राइटेरिया बन गया, उस टेस्ट क्राइटेरिया के हिसाब से रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं टेस्टिंग किसकी हो रही है, पैरामीटर की। पॉपुलेशन का जो पैरामीटर मीन है पॉपुलेशन का वो म्यू है। हम लोग जो मीन निकालेंगे वो एक्स बार है, सैंपल मीन है। तो पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन दोनों अलग अलग से डिनोट किए जाते हैं। जहाँ पर एक्स बार हम लेते हैं वो सैंपल मीन होता है, जहाँ पर म्यू लेते हैं वो पॉपुलेशन मीन होता है। जहाँ पर स्मॉल एस स्क्वायर लेते हैं वो सैंपल वेरिएंस होता है, जहाँ पर सिग्मा स्क्वायर लेते हैं वो पॉपुलेशन वेरिएंस होता है। तो पॉपुलेशन के जो कांस्टेंट्स है या पैरामीटर्स हैं वो जनरली अननोन होते हैं, उन्हीं का एस्टिमेशन करते हैं, उन्हीं की टेस्टिंग करते हैं। बेसिक चीज़ यानी, ठीक है ना। जो भी पॉपुलेशन के पैरामीटर्स होंगे उन्हीं का टेस्ट किया जाएगा या उन्हीं का एस्टिमेशन करते हैं, और किसी चीज़ का हम लोग नहीं करते, उसी का निकालते हैं। ठीक, ये टेस्ट क्राइटेरिया हो गई आपकी। अब हम लोग जनरली जो यूज करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, 10% या 1%, यही करते हैं ना। तो 10% के हिसाब से, 5% के हिसाब से जो वैल्यू जाती हैं वो हम आपको बता देते हैं क्या क्या वैल्यू जाती हैं, वो आपको दी गई होंगी या आप याद भी रख सकते हैं। यदि 0.05 इसका मतलब कितने परसेंट पे हो गया, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है ना। अब जेड 0.05 की वैल्यू होती है 1.645। टेबल में भी देखेंगे, इसमें आपके गूगल में खोलेंगे उसमें भी आ जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। और ये इसका ये हो गया जेड 0.01, 01 कितना हो जाएगा, तो भाई 01 का मतलब 1% के मिला सिग्निफिकेंस, यही ना 1/100, 1/100 दैट इज 0.01। 0.01 जो आएगा ये आएगा 2.33। और जब जेड अल्फा बाई 2 होता है तो जेड अल्फा बाई 2 होने का मतलब क्या हो गया, जेड 0.025, 0.025 का आधा करने में कितना हो जाएगा 0.025। तो इसकी वैल्यू होती है 1.96 और जेड 0.005 इसकी वैल्यू होती है आपकी 2.575। ये केवल 5% 1% हमने लिया है, ठीक है ना। तो जेड 0.05 जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो आपका 0.05 1.64, जेड 0.01 2.33 और जेड 0.025 1.96, जेड 0.005 2.575। ये जो अल्फा की वैल्यू यदि जितनी छोटी होगी उतनी वैल्यू बड़ी आएगी, छोटी होगी, ठीक है ना। अब देखिए 0.005 है, ये छोटी वैल्यू है, उसके लिए जो वैल्यू आई 2.575 है। समझ रहे हैं ना, वो फिगर से आप समझेंगे ऐसे आएगा।
जितना कम होती जाएगी, ये रीजन जितना कम होगा, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये जो रीजन जितना छोटा होता जाएगा, 1% के लिए वैल्यू बड़ी आएगी, 5% के लिए वैल्यू छोटी आएगी, 0.025 के लिए और बड़ी आएगी, 0.005 के लिए और बड़ी, उसका आधा कर देंगे तो उससे और बड़ा। तो ये टेस्ट क्राइटेरिया के हिसाब से जो टेबुलेटेड वैल्यू है ये हमारी ये आती है। तो आप 1.96 याद जनरली यूज होता है 5%। आप कहीं कुछ न दिया गया हो तो हमेशा आप 5% मानकर चलें, 5% विस्कासिटी। ठीक है, इतना क्लियर है? क्या चीज हमने बताया, ये टेबुलेटेड वैल्यू है एट अल्फा परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसको हम लोग कहते हैं जेड अल्फा। ठीक है ना? तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए हम जो नोटेशन यहाँ पे लिखते हैं वो लिखते हैं जेड 0.05। ठीक, ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए टेबुलेटेड वैल्यू है जेड की। अब जेड अल्फा बाई 2 ले लेंगे तो वही 0.05 की जगह पर क्या हो जाएगा, 0.025 हो जाएगा। 0.05 का आधा कितना होगा, 0.025। तो 0.025 के लिए जेड की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1.96। अब 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम देखें तो जेड 0.01 होगा ना। अब उसके लिए वैल्यू कितनी आई है, 2.33। अब जेड 0.01 है, 0.01 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.005। अब उसके लिए जेड की वैल्यू जो आएगी 2.575। अब समझ में आया? ये है, यही टेबुलेटेड वैल्यू होती है। ठीक, इसी से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। अब एक सवाल आपको दिया गया है, उसका हम मतलब बताएंगे, वो आपको लिखना नहीं है क्योंकि आपके व्हाट्सएप में चला गया है। हम पढ़ देते हैं फिर उसका मतलब एक चीज बताते हैं। सपोज दैट इट इज नोन फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेट ऑफ 8 ounce पैकेट्स ऑफ कुकीज मेड बाय ए सर्टेन बेकरी इज 0.16। एक बेकरी वाले हैं, एक कुकीज बना रहे हैं, एक पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर ये माना गया कि 0. जो इनका यह है कि जिसका वेट 8 ounce है, उस वेट के हिसाब से जो कुकीज बनाई गई हैं उसमें जो वेरिएशन आया है, जो स्टैंडर्ड डिवीजन है 0.16 आया है। ठीक है, अब आगे कहते हैं टू चेक वेदर द इट्स प्रोडक्शन इज अंडर कंट्रोल ऑन ए गिवन डे। चेक करिए कि जो प्रोडक्शन है, बात नहीं, प्रोडक्शन है वो अंडर कंट्रोल है कि नहीं। अंडर कंट्रोल का मतलब हम जो बता रहे हैं उसके हिसाब से है या नहीं है। नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, फिर उसको सही करेंगे, कंट्रोल करेंगे। टू चेक, हाँ, कंट्रोल ऑन गिवन, दैट इज टू चेक वेदर द ट्रू एवरेज वेट ऑफ द पैकेज इज 8 ounce। मतलब जो हमारा एवरेज हम बता रहे हैं कुकीज का 8 ounce है कि नहीं है। एम्प्लॉयर सेलेक्ट रैंडम सैंपल ऑफ 25 पैकेज। अब उसके हिसाब से क्या किया गया, एक सैंपल लिया गया, 25 पैकेज उन्होंने जो है सेलेक्ट कर लिया। एंड फाइंड दैट देयर मीन वेट इज x बार। जो मीन, अब ये सैंपल लिया, मीन बन गया 8.091 उठाया। ठीक है, सिंस द बेकरी स्टैंड टू लूज मनी, ये माना गया कि यदि 8 ounce से ज़्यादा वेट हो गया कुकीज का, जो पैकेज का वेट है, यदि उसका 8 ounce से ज़्यादा हो गया तो बेकरी वाले को नुकसान होगा। यदि 8 ounce से कम हो गया तो कस्टमर को नुकसान। तो इसका मतलब नुकसान किसी को ना हो, ना बेकरी वाले को नुकसान हो, ना कस्टमर को नुकसान। तो कब सही होगा, जब 8 ounce आएगा। 8 ounce से ग्रेटर आ गया मतलब ज़्यादा पैकेज में ज़्यादा सामान हो गया तो नो डाउट कस्टमर को, अरे उसको प्रोड्यूसर को नुकसान होगा, जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो वो है बेकरी वाला। और यदि 8 ounce से कम हो गया तो कस्टमर पैसा दे रहा है तो कम के लिए ज़्यादा पैसा देगा, तो उसको नुकसान हो गया। अब टेस्ट करना है कि ये 8 ounce के बराबर है कि नहीं। हो गई ये चीज़ें।
ठीक है, mu is greater than, and the customer lose out when mu is less than 8. Test the null hypothesis mu is equal to 8 against the alternative hypothesis mu is, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, ग्रेटर लगाएंगे, लेस लगाएंगे या क्या लगाएंगे, हैं? हाँ, यही तो है, ये प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली आपको करना है। नहीं, वो तो बनेगा ही, लेकिन दिस विल डिपेंड इंटायरली अपॉन द प्रॉब्लम। अब वो कहता क्या है, न बड़ा होना चाहिए न छोटा होना चाहिए। बड़ा हो गया तो एक को नुकसान है, छोटा हो गया तो एक को नुकसान है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें नल हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है कि 8 ounce के बराबर है या नहीं है, और दूसरे में क्या होगा कि इज नॉट इक्वल टू, भाई चाहे बड़ा होगा तो भी खराब है और छोटा हो गया तो भी खराब है, तब हमारा क्लेम सही नहीं। ये आपको समझ में आया भाई? बेकरी वाले ने 8 ounce का एक पैकेज कुकीज का बनाया, उसको यही टेस्ट करना है कि भाई न बड़ा हो, ज़्यादा न जाए उसमें, न कम जाएगा कस्टमर को नुकसान होगा, ज़्यादा जाएगा तो वो बेकरी वाले को नुकसान होगा। तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगी वो यही बनेगी कि भाई न कम हो न ज़्यादा हो, 8 ounce के बराबर ही रहे, तभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या बन जाएगी यहाँ पर? ये टोटल बताया कि ये इस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह की प्रॉब्लम है, जिस तरह की प्रॉब्लम होगा उसके अकॉर्डिंगली अल्टरनेटिव बनेगा। अब देखिए H0 क्या हो गया, म्यू इज इक्वल टू 8 ounce है ना, 8, वहां पे ounce वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी जाए 8, ठीक है। और जो अल्टरनेटिव बनेगा कि भाई ये है तो सही है, अदरवाइज जो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है दोनों गलत है, हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं। 8 आएगा तो एक्सेप्टेबल है, 8 नहीं आएगा तो एक्सेप्टेबल नहीं। तो अल्टरनेटिव हो गया इज नॉट इक्वल टू, ठीक। अल्फा की वैल्यू दी गई है 0 at 5%, सॉरी एट द 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ पर ये फॉर्मुलेशन हो गया है आपका हाइपोथेसिस का। According to our problem, we have formulated the problem in the terms of hypothesis. Hypothesis के टर्म में वो कर लिया, फॉर्मुलेट कर दिया। अब अल्फा की वैल्यू भी दी गई है, दैट इज अल्फा इक्वल टू 0.01, ठीक। अब हमें टेस्ट करना है। अब कहा गया कि 25 पैकेज का एक सैंपल लिया जाता है, ठीक है ना। तो दिया गया है x बार, नहीं वो मतलब मीन दिया गया है, पर वो भी आएगा, n तो आएगा। ये दिया गया है 8.091, n की वैल्यू दी गई है 25, सिग्मा स्क्वायर नोन है, पहले ही कहता है कि 8 ounce का है, उसमें जो वेरिएशन आ रहा है 0.16, मतलब ये नोन है सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्टैंडर्ड डिवीजन नोन है 0.16, ठीक। अब इसके हिसाब से हमें इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, अब इसके हिसाब से हमें अब ये डिसाइड करना है ये नल सही है, नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही। इतनी इंफॉर्मेशन से ही हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अभी बताया कि मीन जब टेस्ट करना होगा, जब वेरिएंस नोन होगा, नॉर्मल, अच्छा जहाँ पे नहीं दिया गया है कि पॉपुलेशन नॉर्मल है या कौन सा है, वहाँ पर हमेशा आप नॉर्मल पॉपुलेशन मानें, ठीक है ना, हमेशा नॉर्मल मानें। तो ये नॉर्मल पॉपुलेशन मान लिया, ये मीन हो गया म्यू। अब जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बार 8.091 माइनस क्या होगी
म्यू नॉट, अब म्यू नॉट यहाँ पर क्या हो गया 8 हो गया ना, इवन वैल्यू 8, और सिग्मा क्या हो गया 0.16, अंडर रूट n क्या हो गया 25। इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 2.84। ये जो कैलकुलेट किया फाइनली चुकी वो तो 84 आ गया। अब हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट किसके आधार पर करेंगे, z इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू z अल्फा बाई 2, इसके आधार पर करेंगे। वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ये बना है H नॉट इफ मॉड ऑफ z। अब मॉड ऑफ z का मतलब क्या हुआ पॉजिटिव वैल्यू के, और ये ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट करके निकाले पॉजिटिव ही वैल्यू आया, नेगेटिव नहीं आई है। अब z अल्फा बाई 2 क्या होगा, z अल्फा बाई 2 ये दिया गया है, हमने अभी वैल्यू बताई थी ना 1% के लिए जो अल्फा बाई 2 को z 0.005 की वैल्यू कितनी आई है 2.575 है ना। तो z अल्फा बाई 2 z 0.005 that is z alpha by 2 that is equal to 2.575 और मॉड ऑफ z आपका आ गया 2.84। We see that mod of z is less than z alpha z 0.005, sorry greater than है ना। 2.84 ग्रेटर हो गया किससे 2.575 से। तो अब क्या करेंगे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि 8 आउंस का जो पैकेज बना के कहा गया क्लेम किया गया वो नहीं, ठीक है ना। तो आप कंक्लूड करोगे कि क्लेम ऑफ 8 आउंस वेट जो एवरेज वेट है वह राइट नहीं है, सही नहीं है, ठीक। जी इस तरीके से जब एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे तो जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ही आप कंक्लूड भी करोगे। जो कंक्लूजन लिखना है वो आपको उसी के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वो वेरी करेगा, एक ही कंक्लूजन नहीं हर जगह होगा। अब इसी तरह की एक दूसरी प्रॉब्लम है, समझ में आया ना भाई। दूसरा प्रॉब्लम एक टायर का है। सपोज दैट 100 टायर्स मेड बाय ए सर्टेन मैन्युफैक्चरर, एक सर्टेन कोई मैन्युफैक्चरर टायर की कंपनी है, 100 टायर बनाती है। लास्टेड ऑन द एवरेज 2819 माइल्स, मतलब 100 टायर किसी कंपनी से लिया गया या मैन्युफैक्चर्ड किया गया है और उसकी जो एवरेज लाइफ आई वो आई 21,819 माइल्स, मतलब इतना चलने पर टायर उसका खराब होता है। उसके बाद तो एवरेज लाइफ वही हो गई। टायर की लाइफ जब भी हम मीजर करेंगे वो किससे मीजर करेंगे, घंटे से मीजर नहीं करेंगे। जो चलेगा जितनी दूरी चलेगी दूरी पर डिपेंड करता है कि उसके बाद वो गिर जाता है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, ठीक है। विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन आप 1295 माइल्स, ठीक। टेस्ट द नल हाइपोथेसिस। अब देखिए अब ये H नॉट एवरेज लाइफ ये कहा गया है टेस्ट जनरल हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू 22,000, मतलब जो
लाइफ क्लेम किया गया कि 22,000 माइल्स तो चलेगा। हम जो 100 टायर के आधार पर निकाले हैं वो निकाले हैं 21,895। ठीक। अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, against the alternative hypothesis mean is less than 22,000, मतलब 22,000 से कम आया। यक्स बार जो लिया गया है वो आपका आया है, ये आया है 21,819 और स्टैंडर्ड डेविएशन आया है 1295। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें हम बात कर रहे हैं वो सैंपल के आधार पर लिया गया है। तो इसमें दो प्रॉब्लम आती है। जब भी हमने बताया तो पहले भी बताया था कि कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, यदि सैंपल साइज से 30 से बड़ी हो गई, सैंपल साइज किससे 30 से बड़ी हो गई, तो मान लिया जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया सैंपल वो नॉर्मल पॉपुलेशन से माना जाएगा। ठीक है ना। और उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन यदि नोन नहीं भी है पॉपुलेशन का, तो जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वही पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मान लिया जाएगा। ठीक। ये केस में पहले हमने बताया था। तो इस तरीके से जो ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 1295, सैंपल साइज है 100, 30 से बड़ा हो गया, और तो वही पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो जाएगा। अब उस केस में टेस्ट करना है आपका जो वो दिया है कि कितने परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, ये दिया है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर टेस्ट करना है। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 0.05। तो अब क्या मतलब हुआ, ये टेस्ट करना है कि बताइए कि हमारे टायर की लाइफ 22,000 माइल्स है या उससे कम। अब सीधा सीधा हो गया, उससे कम है, मतलब 22,000 से ज्यादा है तो ठीक है, उनके लिए तो अच्छा है। ये तो 1/10 हो गया। तो z इज लेस देन माइनस जेड अल्फा, लेस है ना, लेफ्ट साइड में हो गया लेस वाले के लिए। तो हमने बताया था z की वैल्यू माइनस जेड अल्फा से कम आएगी तब हम उसको रिजेक्ट करेंगे। तो अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या बन जाएगी, z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन s अपॉन अंडर रूट n, दैट इज x बार आपका है 21,819 माइनस 22,000 डिवाइडेड बाई 1295 डिवाइडेड बाई 100 का ये 10 हो जाएगा। 100 का अंडर रूट लेंगे कितना हो जाएगा 10। इसकी जो कैलकुलेट करके जो वैल्यू आई है वो आई है -1.40। अब z की ये 1/10 है, 1/10 है ना, 5% पे टेस्ट करना है। जेड अल्फा दैट इज जेड 0.05 कितना आया था 1 पॉइंट, देखिए 1.64, बाकी 4 पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, 1.64 ले लिया। तो माइनस जेड 0.05 दैट इज इक्वल टू माइनस 1.645। ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी आई है, तो ये बताइए जेड की वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है या इस वैल्यू से बड़ी है, बड़ी है। उस क्योंकि माइनस वाले में ठीक अपोजिट होता है, छोटी आएगी तो बड़ी है, बड़ी आएगी तो छोटी होगी, यही है ना। तो -1.4 इज ग्रेटर देन -1.64।
लेकिन हम रिजेक्ट कब करेंगे इस केस में? रिजेक्ट तब करेंगे इफ z is less than or equal to minus z alpha 0.05। रिजेक्ट तब करेंगे, लेकिन ये चूंकि बड़ी आ रही है तो हम उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे तो क्या कंक्लूड करेंगे? जो क्लेम 22,000 माइल चलने का है टायर का, वह क्लेम क्या है? सही। ठीक है ना? Hence except the null hypothesis there is no real evidence। अब हमें कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई रियल एविडेंस नहीं है दैट द टायर आर नॉट एज गुड एज एज्यूम, मतलब टायर अच्छा नहीं है, जितना कहा गया है उतना अच्छा नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं। ठीक है ना? इस सैंपल के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो एज्यूम किया गया है, जो क्लेम किया गया वो सही है, और हमारे पास ऐसा कोई कारण नहीं है जिसको हम कहें कि इनका जो क्लेम है गलत है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इनका जो क्लेम है वो सही है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है उसको रिजेक्ट करने का, तो वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस या एजम्पशन। ये हमारी हाइपोथेसिस की ये सिस्टम ये है। ठीक है ना भाई? क्लियर हुआ ये हाइपोथेसिस में? अब इसलिए आसान बता रहे हैं क्योंकि है भाई आपका डिफरेंस ऑफ मीन्स भी टेस्ट करना है, तो थोड़ा सा हम एग्जाम्पल एक आध दो बता देंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। अब हम लोग मीन का टेस्टिंग पढ़ेंगे जब n की साइज 30 से लेस हो और सिग्मा स्क्वायर अननोन। ठीक है? अभी तो सिग्मा स्क्वायर नून माने थे। बाकी सभी एजम्पशन वही है। मान लिया जाए कि हमें टेस्ट करना है मीन क्या टेस्ट करना है? नल हाइपोथेसिस मीन इज इक्वल टू म्यू नॉट। ठीक है? एजम्पशन वही चीज है कि यदि हमें ये टेस्ट करना है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट और वर्सेस h1 म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू greater than mu naught, mu is less than mu naught। ये पहला अल्टरनेटिव, दूसरा अल्टरनेटिव, तीसरा। बस केवल और केवल कंडीशन ये चेंज हुआ है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस वही है, केवल कंडीशन है कि ये जो पॉपुलेशन जो हम लिए, पॉपुलेशन का जो मीन है वो तो अननोन है, लेकिन सिग्मा स्क्वायर नोन नहीं है। सॉरी, सिग्मा स्क्वायर भी अननोन है, म्यू भी अननोन है, म्यू का तो निकालना ही है, टेस्ट ही करना है। सिग्मा स्क्वायर अननोन है और वेरिएंस अननोन है और सैंपल साइज 30 से लेस। बस ये दो कंडीशन, बाकी सब चीज़ें वही है कि नॉर्मल पॉपुलेशन से रैंडम सैंपल लिया जाएगा और नल हाइपोथेसिस हमारे म्यू इक्वल टू म्यू नॉट पहले में भी था, इसमें भी है। बस एक कंडीशन सिग्मा स्क्वायर का होगा, दूसरा कंडीशन होगा n की वैल्यू सैंपल साइज 30 से लेस होगी। अब इस केस में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बदल जाता है, बाकी चीजें वही रहती हैं अकॉर्डिंग टू लाइवलीहुड रेशियो टेस्ट। ये लिखना पड़ेगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हो जाएगी T, X
बार माइनस म्यू नॉट एस अपॉन अंडर रूट एन, ठीक, वेयर एस स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एन समेशन ओवर एक्स आई माइनस एस बार का होल स्क्वायर। ये निकालना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा, जो सैंपल वैल्यूज दी जाएंगी उस सैंपल वैल्यूज का मीन कैलकुलेट करके हर एक वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करते जाएंगे और ऐड कर देंगे और अल्टीमेटली एन से डिवाइड कर देंगे तो एच स्क्वायर मिल जाएगा। उसी एच स्क्वायर का अंडर रूट ले लिया तो स्मॉल एस हो जाएगा, ठीक। अब ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हो गई। अब लेकिन यहाँ पर जो टेबुलेटेड वैल्यू होगी वो अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबुलेटेड वैल्यू नहीं होगा, ये होगा टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबुलेटेड वैल्यू। वेयर, अब आगे हम लिखेंगे वेयर is equal to x bar minus mu naught s upon under root n follows T distribution with n minus 1 degrees of freedom। नॉर्मल में कहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं था, इसमें टी में क्या आ जाएगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो जब आप गूगल पे जैसे देखना चाहेंगे तो देखेंगे कि एक तरफ अल्फा की वैल्यू दी गई है हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल जो कॉलम है उसमें जो दिया जाएगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब जो भी 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10, वो केवल 29 तक दिया जाएगा, 29 तक। 30 और 30 से ऊपर वो नॉर्मल आ जाएगा, तो केवल 29 तक दिया जाता है, ठीक है। अब ये हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हो गया। और क्रिटिकल रीजन या that is we reject if mod of t is greater than t alpha by 2 n minus 1। ये पहले अल्टरनेटिव के लिए, जैसे जो पहला दिया था पहला अल्टरनेटिव के टेस्ट करने के लिए ये है। दूसरे अल्टरनेटिव को टेस्ट करने के लिए हो जाएगा t इज ग्रेटर देन t अल्फा n माइनस 1। ये जो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, उसके बाद जो सेमी कोलन करके हम लगाते हैं वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। तो इसमें लिखने का जो तरीका है वो इसी तरह लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका तीसरे, ये दूसरे के लिए हो गया। तीसरे के लिए क्या हो गया, t इज लेस देन माइनस टी अल्फा और n माइनस 1 डिग्री का, ठीक है ना। तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हो गई और ये टेस्ट क्राइटेरिया बन गया कि ये कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। कैलकुलेशन के बाद मॉड ऑफ जेड आएगा तो नॉट इक्वल टू वाला जो अल्टरनेटिव है उसके लिए टेस्ट हो जाएगा। ग्रेटर देन वाला जो अल्टरनेटिव है टी ग्रेटर देन टी अल्फा n माइनस 1, यदि ऐसा आता है तब रिजेक्ट करेंगे। जो तीसरा अल्टरनेटिव होता है लेस देन का, म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, उसके लिए तब रिजेक्ट करेंगे जब t की वैल्यू माइनस टी अल्फा n माइनस 1 की वैल्यू से छोटी t की वैल्यू आती है तब हम करेंगे रिजेक्ट, ठीक है ना। तो उसमें दो ही चीज देखना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कौन सा बनेगा और रिजेक्शन कब बनेगा, कब रिजेक्ट करेंगे। बस इतना टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में यही है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है इसके लिए और रिजेक्ट कब करेंगे वो क्राइटेरिया क्या है। वो क्राइटेरिया मालूम हो गया तो तुरंत आप वैल्यू रखेंगे और रिजेक्ट या एक्सेप्ट उसके अकॉर्डिंगली कर लेंगे। तो ये आपका दूसरा बन गया, ठीक है। अब इसी पर एक सवाल और है। टाइम क्या हुआ,
3-10 हो गया, 5-10 मिनट वही सवाल का बता देते हैं ओवरव्यू। The specifications for certain kind of ribbon call for mean breaking strength। एक रिबन है जो फीता आप जानते हैं, तो फीता खींचेंगे तो एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है कि कितना खींचा जाए कि टूटे ना, तो उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दिया गया है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ 185 पाउंड्स में दिया गया है कि ये है। इफ 5 पीसेज रैंडमली सेलेक्टेड, ये तो क्लेम किया गया कि हमारे जो रिबन है, फीता है, उसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 85 पाउंड्स है। अब उसमें से 5 का रैंडम सैंपल सेलेक्ट किया गया फ्रॉम डिफरेंट रोल्स हैविंग ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ 171.61। अब एक सबका दिया गया है 190.8, 178.3, 184.9 एंड 189.1। 5 ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इनकी अलग अलग सैंपल जो सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से आई। टेस्ट नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस आपको टेस्ट क्या करना है, म्यू इज इक्वल टू 185, ये नल हाइपोथेसिस हो गई, अपॉन अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू इज लेस देन 185, मतलब उतना है या उससे कम है, उससे ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक जो पॉइंट बनाया जाता है ना भाई, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ या इससे ज्यादा है, इस पॉइंट से उसके बराबर है या उससे ज्यादा है, अब उससे कम है तो दिक्कत है। H1 म्यू इज लेस देन 185। देखिए प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, यदि प्रॉब्लम सीधा यदि न भी दिया गया हो, यदि यही टेस्ट करना हो, यदि ये तो दे दिया गया है, न भी हो तो आप क्या बनाओगे कि भाई जो क्लेम कर रहा है, जो भी मैन्युफैक्चर रिबन कर रहा है, यदि इस पॉइंट सर्टेन पॉइंट जो दिया कि इतना पॉइंट है उससे बड़ी हो जाती है, ज़्यादा हो जाता है उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, तो और अच्छी बात है। उसका खराब बात कब होगा, जब रिजेक्ट कब करेंगे माल को, जब उससे कम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगा, ठीक है ना। तो क्लेम जो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जब फ्रेम करेंगे तो अपने आप ये हो जाएगा म्यू इज लेस देन 185। तो बताया कि जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फ्रेम जो होता है अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम, हर एक के लिए सेम नहीं होगा, और उसी के हिसाब से जो कंक्लूजन और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनेंगे। तो आपका ये हो गया, दिया गया है एट द जीरो। अब अल्फा की वैल्यू दी गई है 0.05 और बाकी कुछ नहीं दिया गया है। ये एज्यूम किया गया है कि ये नॉर्मल पॉपुलेशन से दिया गया है या नहीं, ये भी नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया जहाँ नहीं दिया गया वो हम नॉर्मल पॉपुलेशन से ही मानते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू दे दी गई, म्यू की वैल्यू दे दी गई और सैंपल वैल्यू दे दी गई। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सैंपल साइज n की वैल्यू क्या है 30 से लेस है, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो बनेगा आपका क्या बन जाएगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा आपका T इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन s अपॉन अंडर रूट n, यही होगा ना। अब ये चीज आपका दिया गया, ये कैलकुलेट किया गया, x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन ओवर xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये कैलकुलेट किया गया है। अब कैलकुलेशन आया है 8.2। आप बता देते हैं x बार जो है आया है आपका, x बार आया है 183.1, यस आया है 8.2 और n की वैल्यू 5। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 183.1 माइनस 185 अपॉन 8.2 अपॉन अंडर रूट 5। अब एक कैलकुलेटेड वैल्यू जो आई है आपकी आई है 0.5
49 माइनस में आएगा, देखिए माइनस 1.85 में बड़ा है 183 से, तो हमेशा ये माइनस में आएगा, माइनस 0.49। अब रिजेक्ट कब करेंगे इस केस में? अब ये दिया गया है, ये आपको ये दिया गया है कि 0.05% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर वैल्यू दी गई है 2.13। ठीक है, तो अब रिजेक्ट कब करेंगे? less than minus t alpha n minus 1। अब लेस है, क्योंकि लेस वाला हम कर रहे हैं ना ये, तो रिजेक्शन हमारा लेस में होगा। ग्रेटर वाले में होगा तो हमेशा याद रखिए ग्रेटर वाले के लिए रिजेक्शन आएगा, और नॉट इक्वल टू के लिए अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन अल्फा बाई 2, मॉड वहां पर मॉड लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेस साइड में है, तो लेस साइड की एक पर्टिकुलर वैल्यू से लेस आएगी तब रिजेक्ट करेंगे। अब देखिए जो टी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है, कितनी आई है? t इक्वल टू माइनस 0.49 ये आया है। टी अल्फा माइनस टी अल्फा n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस टी 0.05 और 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर कितनी वैल्यू आई है? माइनस 2.132 माइनस मिलेगी, क्योंकि रिजेक्शन यहाँ माइनस में आना है ना। तो टी अल्फा n माइनस 1 की वैल्यू आ गई माइनस 1.32, माइनस में आ जाएगी। अब हमें देखना है कि कौन सी बड़ी है, टी जो निकाले हैं वो बड़ी है, या जो टेबल में दिया गया है टी अल्फा और n माइनस 1 कौन सी बड़ी होगी? जो निकाले हैं बड़ी होगी। लेकिन हम रिजेक्ट कब करेंगे? जब उस वैल्यू से छोटी वैल्यू आएगी, जो टेबल की वैल्यू है उससे यदि छोटी वैल्यू हमारी आती है तब हम रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारी जो वैल्यू आई है कैलकुलेटेड, जो टेबल में वैल्यू माइनस के फॉर्म में दी है उससे बड़ी, तो हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड एंड देयरफॉर क्लेम इज राइट। जो क्लेम किया जा रहा है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का, उस ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्लेम के हिसाब से ब्रेकिंग स्ट्रेंथ सही। ठीक है, therefore we conclude that rolls of ribbon from which the sample was selected meet specifications। जो उन्होंने स्पेसिफाई किया है, स्पेसिफिकेशन दिया है, उस स्पेसिफिकेशन को पूरा करता है। ये हमारा इसके हिसाब से पूरा है। समझ में आया ये? अब नेक्स्ट वाले में जब पढ़ाएंगे तो डिफरेंस ऑफ मीन्स, यही दो लगेगा, यही जेड एक में लगेगा, एक में टी लगेगा। जहाँ सैंपल साइज कम होगा वहाँ सिग्मा स्क्वायर अननोन होगा। तो वो डिफरेंस ऑफ मीन्स, दो पॉपुलेशन है उनके बीच के जो डिफरेंस है वो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, ये निकालेंगे। और पेयर टी टेस्ट वो कल हम पढ़ाएंगे आपको। ये बेसिक चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी ना, इसीलिए हम कहते हैं इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कई लोग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस थोड़ा सा भयभीत रहते हैं, तो जो बेसिक चीज़ें आप समझ लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। और ये चीज़ याद रखिए, हम बहुत सी चीज़ें नहीं टेस्ट करते हैं, हम केवल मीन का टेस्ट करेंगे। यहाँ पर आपके कोर्स में जो है मीन या डिफरेंस ऑफ मीन्स, बाकी सिग्मा स्क्वायर या किसी का और टेस्ट नहीं, तो पॉपुलेशन मीन्स का ही है। ठीक, और कोई क्वेरी? ठीक है, टेबुलेटेड वैल्यू जनरली सब जगह दिया जाएगा, टेबल तो नहीं दी जाएगी? टेबल आपको नहीं दिया गया, इतना नहीं वो कोई मेहनत कराएगा आपसे, क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स का काम हो जाता है। जहाँ भी दिया जाएगा वो मेंशन किया, आपको देखना, जैसे 0.025 दिया गया, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कह दिया गया, और 0.025 दिया है,
तो आप कंफ्यूज नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो α/2 पर है, तो 0.025 पर इसलिए दिया गया है। ठीक है, ठीक है, पूछो।